नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गैस पेपर की। और गैस पेपर में आज जो हम सब्जेक्ट लेकर आए हैं काफी इजी सब्जेक्ट है और बिल्कुल ही आपके जो है बहुत ही अच्छे नंबर लाने वाला सब्जेक्ट है और ओजीपी को बढ़ाने में भी मदद करने वाला सब्जेक्ट है। पहली बात तो क्यों है, क्योंकि ये लेंदी सब्जेक्ट है। हम कहते हैं कि 4 क्रेडिट का ये मुख्य रूप से जो है हमें देखने को मिलता है। और क्रेडिट कि यदि हम बात करें तो उसकी वजह से आपकी जो ओजीपी का जो इंप्रूवमेंट है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को, इस कोर्स को, इस सब्जेक्ट को आप बहुत ही अच्छे ढंग से और बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हो। ज्यादा जो है डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। और वही चीजें हैं जो हम आज देखते आते हैं, नॉर्मली हम आसपास में देखते हैं। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसी की हम बात करने वाले हैं। पहली बात तो जो ये पेपर है वो आपके ओल्ड पेपर्स के आधार पर बनाया गया है। ये अनुमान लगाया गया है कि लगभग ये क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे और 80 to 90% जो चीजें हैं वो मैच हो जाएगी। ये विश्वास जो है हमारा इस पेपर पे रहने वाला है और आपको भी यही विश्वास करके इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये बेसिक बातें थी। इसके अलावा जो है आपका ये पीडीएफ ये आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस के जो ऐप है वहां पर देखने को मिलेगा, ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो और साथ में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, इसी के साथ में वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो ये कोर्स है इसकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो सब्जेक्ट है वो आपका है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है? लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट की हम बातें करने वाले हैं। अब देखो, इसमें दो चीजें हैं। एक तो लाइव स्टॉक जिसमें मुख्य रूप से हम गाय की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इस कोर्स में भैंस की बात करते हैं, जो दोनों मिलाकर हम कैटल्स बोलते हैं। और आपके जो गोट है, ठीक है, भेड़ है, इसके अलावा जो बकरी है, ठीक है, बकरी और भेड़, इन दोनों की भी हम जो है अच्छे से बात करते हैं। चारों ये पशु मेजरली होते हैं और साथ में जो पोल्ट्री आपके मुर्गी पालन है वो भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, इसके अलावा राशन क्या होता है, आवास की जो विधियां हैं, इसके अलावा हम कहते हैं कि रहने के लिए कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड होती है। बेसिक चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले आपके पेपर में देखने को मिलती है डेफिनेशंस। और डेफिनेशंस यहाँ से आपको जो है इंपोर्टेंट डेफिनेशंस के रूप में ऐड की गई है चीजें। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले बात करें तो बैलेंस राशन क्या होता है। आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि डाइट प्लान बनाते हैं। हमारे लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डाइट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो पशु है उनके लिए हम मुख्य रूप से आहार का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आहार का इस्तेमाल हम भी करते हैं, हमारे जो नॉर्मली हम राशन बोलते हैं। और जब हम फौजियों की दिन की बात करते हैं तो जो फौजी हैं वहां पर जो उनके राशन आता है उसको नॉर्मली वो सबसे पहले वो यूज करने लगे थे। इस शब्द को, जो राशन शब्द है, उसको वहीं पे यूज करने लगे थे। उसके बाद में ये धीरे धीरे हमारे जनरल जो है देखने को मिला चारों ओर। और यहाँ पर जो आपके एलपीएम है इसमें भी हम राशन शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं आहार के लिए। ठीक है, इसके अलावा साइलेज क्या होता है इसकी बात करेंगे, कोलेस्ट्रम क्या होता है इसकी बात करेंगे, डी बेकिंग क्या होता है इसकी बात करेंगे, स्टीमिंग अप ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसकी भी बात करेंगे। और विनिंग एक मेथड होता है, आपके जो काफ होता है उसको पालने का एक मेथड होता है। ठीक है, बछड़े को पालने का मेथड होता है जिसको हम वैज्ञानिक मेथड बोलते हैं, कि ये क्या है? एक वैज्ञानिक मेथड है। ठीक है, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। बात करें डिफरेंसेज की, तो डिफरेंसेज आपको 3 डिफरेंसेज तो यहाँ पर, क्योंकि ये आए हुए हैं। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि डिफरेंसेज में जो एग्जामिनर होता है या जो पेपर सेट करता है उसके पास ऑप्शन कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस ऐसी चीजें में रखना होता है कि आपको क्लियरली उनमें डिफरेंस नजर आए, तभी स्टूडेंट कर पाएगा। ठीक है, तो जब भी डिफरेंस की बात आती है तो ऑप्शन कम होते हैं और 2 डिफरेंस तो उनको देने ही होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंसेज है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले इनब्रीडिंग क्या होती है, आउट ब्रीडिंग क्या होती है और क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है। तीनों से इंपॉर्टेंटली जो है आपके डेफिनेशन के तौर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और तीनों से ही आपके जो है हम कहते हैं कि
डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, इनमें से इनमें दो में आ जाए, या इसमें और इसमें आ जाए, इन ब्रीडिंग में क्रॉस ब्रीडिंग में आ जाए, इस प्रकार से भी जो है आपके देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में राशन के हम जानते हैं दो प्रकार होते हैं, एक कंसंट्रेट्स होते हैं, एक रफेजेज होते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेट और रफेजेज दोनों में अंतर पूछे जाते हैं। नेचुरल ब्रूडिंग जो कि मुर्गियों से संबंधित है, ठीक है, और आर्टिफिशियल ब्रूडिंग जो कि आपके मुर्गियों से ही संबंधित है, दोनों में ही जो है आपके पूछा जाता है ब्रूडिंग क्या होती है। ठीक है, एक टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है जिस चीज को हम ब्रूडिंग के रूप में जानते हैं, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में आ जाओ पांचवें क्वेश्चन की बात करें, तो पांचवें क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलेगा कमेंट्स, और कमेंट्स में जो है एक चीज देखने को मिलेगी, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ लेयर्स। अब देखो दो चीजें होती है, एक लेयर्स अंडे देने वाली, एक ब्रोयल जो ब्रॉयलर्स होती है, मुख्य रूप से हम कहते हैं मांस उत्पादन के लिए उनको हम पालते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई सी भी एक आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, और केयर और मैनेजमेंट लिखते समय आप क्या कर सकते हो, दो तीन चीजों पर फोकस कर सकते हो। ठीक है, केयर और मैनेजमेंट में कौन सी तीन चीजों पे फोकस करोगे, क्योंकि केयर की बात आ रही है, इसका मतलब आप स्वास्थ्य की बात करोगे कि जो जीव है, जो पशु है, उसका स्वास्थ्य कैसे बनाए रखोगे। ठीक है, दूसरा मैनेजमेंट में आप आवास की बात करोगे, आवास के बारे में कितना आवास चाहिए, कैसे आवास में रखेंगे। ठीक है, और तीसरा जो आपका होता है न्यूट्रिएंट जिसको हम राशन बोलते हैं। ठीक है, राशन का ध्यान रखना होता है। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें होती है। जब भी आपको केयर और मैनेजमेंट शब्द लिखा हुआ नजर आए, चाहे वो प्रेग्नेंट काऊ हो, चाहे वो कोई बफेलो हो, चाहे वो ओनली काऊ हो, ठीक है, इसके अलावा पोल्ट्री हो, पोल्ट्री में भी अलग अलग जो है लेयर्स हो, ब्रूडर्स हो, ठीक है, कोई सी भी हो, इन सब के लिए आपको क्या करना है, ये तीनों पॉइंट जरूर लिख के आने हैं उसमें। ठीक है, सबके लिए अलग अलग आएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो अलग अलग रोगों से बचाने के लिए अलग अलग हम क्या करेंगे, टीके भी लगवाएंगे, डीवर्मिंग भी करेंगे, जो और कीड़ों को मारने वाली दवाइयां हैं वो रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, ये सारी चीजें स्वास्थ्य में आ जाएगी। फिर आवास की बात करें तो कितना स्पेस चाहिए, ठीक है, खुला आवास, बंद आवास, कौन सा, कितना टाइम धूप देंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आपके आवास में आ जाएगी। और राशन में आपके क्या खिलाएंगे, प्रोटीन कितनी देंगे, कार्बोहाइड्रेट कितना देंगे, न्यूट्रिएंट कौन से प्रोवाइड करवाएंगे, नमक कितना खिलाएंगे, पानी कितना पिलाएंगे, ये सारी बातें आपके राशन में आ जाती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि इनको हम बहुत डिटेल से लिख के आएंगे, इनमें अगर आप जनरल बातें भी लिख के आओगे, ठीक है, और दो चार पॉइंट भी लिख के आओगे, तो आराम से ये आपके जो है एक पेज में या उससे ज्यादा के पेज में कवर होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जो है अच्छे ढंग से प्रेजेंट करके इस प्रकार से इन चीजों को लिख के आओगे, जो कि पीडीएफ में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है केयर एंड मैनेजमेंट प्रेग्नेंट काउ, यहाँ पर भी वही तीनों चीजों पे फोकस करोगे। ठीक है, केयर और मैनेजमेंट जहां पर भी लिखा है तीनों चीजों पर फोकस करोगे। यहाँ पर भी वही गोट के लिए स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखेंगे, आवास का कैसे ध्यान रखेंगे, और राशन का कैसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आ जाता है हाउसिंग सिस्टम इन कैटल्स, कैटल्स में हाउसिंग का क्या सिस्टम होता है। ठीक है, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज में भी दो प्रकार के होते हैं, टेल टू टेल होता है, माउथ टू माउथ होता है। ठीक है, तो वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। राशन और इसके टाइप्स भी हम देखेंगे। ठीक है, कौन सा राशन किसके लिए काम में लिया जाता है, ये सारी हम जो है राशन का क्लासिफिकेशन क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद में लॉन्ग टाइप की बात करें तो लॉन्ग टाइप में आपको एक क्वेश्चन तो फिक्स है। ठीक है, लॉन्ग टाइप में एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपके जितनी भी नस्लें हैं उनसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कोई भी 4 नस्लें या 5 नस्लें आपको दे दी जाएगी, उनके बारे में आपको उनका ओरिजिन पैलेस, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका जो उपयोगिता है वो, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैसी दिखती है, कौन सा रंग होता है, ये बातें। ठीक है, ये लिखनी होती है, ये क्वेश्चन फिक्स है, ये तो आता ही आता है। आपको जो है कोई सी भी 5 ब्रीड दे देंगे, जैसे यहाँ पर साहिवाल की बात हो रही है, मुर्रा की बात हो रही है, जो आपके चोकला है उसकी बात हो रही है, गिर की बात हो रही है, सिरोही की बात हो रही है, तो इनको दे दिया। अब इनके बारे में ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल कैरेक्टर्स और यूटिलिटी, इन 4 पॉइंट्स में बात करनी है, और यही पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, बस ये चेंज कर दिए जाते हैं कि जो नस्लें हैं वो चेंज होती रहती है, लेकिन अधिकतर इनमें से ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा टाइप्स की बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी, काफी जो है बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
क्योंकि जब भी हम इस कोर्स की शुरुआत करते हैं तो पहला ही हमें जो ये टॉपिक है देखने को मिलेगा वो सीधा सीधा यही देखने को मिलेगा कि लाइव स्टॉक का हमारी एग्रीकल्चर में या हमारे देश में क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मेथड्स ऑफ फीडिंग सिस्टम इन पोल्ट्री, इसके बाद में हम बात करेंगे कि पोल्ट्री में कौन कौन से मेथड्स काम में लिए जाते हैं जिनके द्वारा उनको खाना खिलाया जाता है, जो दाना है वो कैसे खिलाएंगे। ठीक है, उसके मेथड्स की भी हम बात करेंगे। तो ये आपका पेपर था, सिंपल पेपर है, कोई भी एडवांस चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, सारी चीजें कॉमनली और बिल्कुल ही इजी वे में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस जो आपका राशन है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंस राशन क्या होता है, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो पहली बात तो, और सही अनुपात में हो, सही मात्रा में और सही अनुपात में सभी पोषक तत्व जो है अवेलेबल होते रहे पशु को, जिससे पशु की वृद्धि, रखरखाव, प्रजनन और उत्पादन में सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, इससे ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और पानी की उचित मात्रा में शामिल होते हैं। ठीक है, सभी चीजें होनी चाहिए भाई, आपके पास जो राशन है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, पानी भी हो। ठीक है, ये सारे होना जरूरी है पहली बात तो। दूसरी बात, इनका भी सही मात्रा में और सही अनुपात में होना जरूरी है। ठीक है, कितनी मात्रा देनी है, कितना अनुपात रखना है, ये दोनों चीजें भी होना जरूरी होती है, उसी को हम बैलेंस राशन कहते हैं। जिस प्रकार हम इंसानों के लिए डाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बैलेंस डाइट बोलते हैं ना, तो वो बैलेंस डाइट आपके, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उसको बैलेंस राशन बोल देते हैं। ठीक है, और ज्यादा फर्क नहीं है। साइलेज की बात करें तो साइलेज होता क्या है, तो हम ये कहते हैं ये एक फर्मेंटेड जो है आपके फोडर है। ठीक है, क्या है, फर्मेंटेड फोडर है, यानी कि फर्मेंटेशन द्वारा बनता है। फर्मेंटेशन होता क्या है, तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो अवायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं, वायु की अनुपस्थिति में ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर किस में बदल देते हैं, एसिड में बदल देते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर क्या कर रहे हैं, एसिड बना रहे हैं, इसलिए ये चारा थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगता है और पशु को अति प्रिय होता है। ठीक है, तो आपका साइलेज यहाँ पर काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है पशुओं के लिए। ठीक है, साइलेज एक प्रकार का पशु आहार है पहली बात। दूसरी बात, हरे चारे को, ठीक है, कौन से चारे को, हरे चारे को वायुरोधी, जिसमें हम बिल्कुल भी एयर टाइट रखेंगे, उसमें हवा नहीं जाने देंगे, परिस्थितियों में किण्वन करवाएंगे करके तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया चारे को लंबे समय तक ताजा और पौष्टिक बनाए रखती है, जिससे पशुओं को पूरे वर्ष आपका क्या प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो साइलेज क्या है, एक प्रकार का पशु आहार है जो हरे चारे को वायुरोधी बनाता है। ठीक है, यानी कि वायुरोधी एनवायरमेंट में तैयार होता है, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनाता है, एसिड बनाता है, और एसिड पशुओं के लिए अच्छा माना जाता है, पशु उसे खट्टा होने की वजह से जो है पसंद करते हैं। तीसरी जो परिभाषा है आपके डीबकिंग। डीबकिंग क्या होता है, तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि आपके जो पशु है उनमें इस्तेमाल, जो पोल्ट्री है उसमें ज्यादा यूज किया जाता है। पोल्ट्री को टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ता है, उसकी चोंच है उसकी साइज को छोटा रखना पड़ता है। ठीक है, क्यों रखना पड़ता है, तो हम ये कहते हैं कि जब एक टाइम के बाद में उसकी चोंच ज्यादा बढ़ जाती है तो वो दाने को सही ढंग से उठा नहीं पाती है। ठीक है, इसलिए टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, चोंच का एक हिस्से को जो है काट दिया जाता है, या चोंच का जो हिस्सा होता है उसको छोटा करना पड़ता है। ठीक है, ऊपर वाली चोंच को थोड़ी ज्यादा काटते हैं, नीचे वाली चोंच को कम काटते हैं, ये बेसिक बातें हैं। बाकी जो डीबकिंग प्रोसेस है इसमें होता क्या है, तो डीबकिंग ये प्रक्रिया हमें पक्षियों से संबंधित, मुख्य रूप से मुर्गियों से संबंधित है। चोंच का एक हिस्सा काट दिया जाता है ताकि वे एक दूसरे को नोक न मारे, ठीक है, यानी कि लड़े नहीं एक तो, और चोटिल न हो। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से तनाव, चोट और मृत्यु दर को कम करने के लिए की जाती है। ठीक है, और साथ में हम ये कहते हैं कि जो चोंच है एक समय के बाद में ज्यादा बढ़ जाने के कारण जो दाना उठाने में है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो डीबकिंग का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम को हम जो है खीस बोलते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है किसके लिए, आपके जो काफ होते हैं। ठीक है, काफ का मतलब जो बछड़े होते हैं, चाहे वो गाय का हो चाहे वो भैंस का हो, ठीक है, दोनों के ही बछड़ों के लिए क्या जरूरी होता है, काफ, ये आपका खीस कोलेस्ट्रम जरूरी होता है। ठीक है, होता क्या है, तो इसको हम ये कहते हैं कि जैसे ही पशु ब्याता है, ठीक है, तो ब्याने के तुरंत बाद में जो दूध प्राप्त होता है
ठीक है। पशु के आयन से जो दूध प्राप्त होता है वो आपका कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है। वो क्या होता है, खीस होता है, और ये पशुओं के जो बच्चा होता है उसके लिए काफी फायदेमंद होता है। तो खीस वह गाढ़ा पीला दूध है जो किसी मादा जानवर, गाय, भैंस आदि द्वारा प्रसव के बाद पहले कुछ दिनों तक उत्पन्न होता है। इसमें एंटीबॉडी होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन की मात्रा अधिक होती है जो नवजात पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ध्यान देना है यहाँ पर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। एक बात और ध्यान रखना, ये उनके पेट को साफ करने का भी काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये आपके जो पशु होता है, क्योंकि जब वो माँ के पेट के अंदर होता है छोटा बच्चा, तो उस टाइम पे उसका जो पेट है वो साफ नहीं हो रहा होता है, क्योंकि कुछ खा ही नहीं रहा होता है, तो पेट साफ कैसे होगा। तो जैसे ही वो बाहर आता है, खीस पीता है, और खीस पीने की वजह से उसका पेट का जो अंदर का जो मेल है वो बाहर निकल जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक उपयोग होता है कोलेस्ट्रम का। बाकी जो है प्रतिरोधकता में, भूख को मिटाने में, इनमें तो यूज होता ही है। स्टीमिंग अप की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये एक तरह का विशेष आहार होता है जो कि पशु को उस टाइम पे दिया जाता है जब वो ब्याने वाली होती है, ठीक है। 10 से 15 दिन पूर्व जो हम आहार देंगे, जो ब्याने के लिए विशेष ऊर्जा के रूप में या फैट के रूप में, जो है प्रोटीन के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो यह एक आहार प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें गर्भवती मादा पशु, विशेष रूप से गाय और भैंस को प्रसव से 6 से 8 सप्ताह पहले अतिरिक्त पोषक तत्व, ऊर्जा उत्पादन की जाती है, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन की जाती है, यानी कि ऊर्जा उत्पादन के लिए दिया जाता है, जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि होती है और जो स्वस्थ बछड़े के जन्म की संभावना बढ़ती है, ठीक है। तो 6 से 8 सप्ताह पूर्व बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लगभग 1 महीना, 1.5 महीना, ठीक है, या 15 दिन पूर्व जो हम पहले से देने लग जाते हैं, ब्याने के पहले से देने लग जाते हैं, वो सारा ही स्टीमिंग अप में ही आता है। और जनरली हम ये भी कहते हैं कि 6 महीने के बाद में तो जो है अतिरिक्त 1 किलो दाना तो देना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके अतिरिक्त भी जो है हम आगे चल के और एक्स्ट्रा उनको दाना खिलाएंगे ताकि पशु हेल्दी रहे। इसके बाद में आ जाती है विनिंग। विनिंग क्या होती है, तो विनिंग को हम ये कहते हैं कि ये आपके नॉर्मली क्या होती है, जब, क्योंकि 2 प्रकार के मेथड होते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मली जब हम हमारे गांवों की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में क्या होता है, जो बछड़ा होता है वो मादा के साथ में ही पाला जाता है, ठीक है। उसी का दूध पिलाते हैं, उसी के पास में जो है बांध देते हैं उसको, और वहीं पे उसको रखते हैं। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता है। विदेशों में क्या होता है, जैसे ही जो गाय का जो बछड़ा होता है वो ब्याती है, उसको अलग कर दिया जाता है, उसको अलग से फिर दूध जो है आपके एक्स्ट्रा जो मेथड्स है उनके द्वारा दूध पिलाया जाता है। उनको गाय का दूध नहीं पिलाएंगे, यानी कि वहां पास में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो जो ये वाला मेथड है जो विदेशों में फॉलो हो रहा है, इसको हम वीनिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वीनिंग मेथड। तो वह प्रक्रिया जिसमें नवजात पशु को दूध छुड़ाकर ठोस आहार पर डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया सामान्य 6 से 8 सप्ताह की उम्र में की जाती है ताकि पशु स्वतंत्र रूप से पोषण प्राप्त कर सके और स्वस्थ रूप से बढ़ सके। 6 से 8 सप्ताह के लिए तो नहीं कहते हैं हम, जो विनिंग करते हैं वो तो अधिकतर 5-7 के साथ ही कर दी जाती है, ठीक है। विनिंग जो होती है मादा से वही जस्ट ही उसको अलग कर दिया जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगाया जाता है, ठीक है। बाद में तो फिर क्या है, धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है, तो आदत ना पड़े उससे पहले ही उसको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया। तो 7 से 8 सप्ताह नहीं बोल सकते, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये चीजें ध्यान रखोगे। इसके बाद में आगे बात करेंगे हम डिफरेंसेज की, और डिफरेंसेज में पहला आपका आ जाता है कि जो आपके इन ब्रीडिंग है, आउट ब्रीडिंग है, ठीक है, और क्रॉस ब्रीडिंग है, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ब्रीडिंग की। इन ब्रीडिंग की तीनों चीजें हम पढ़ लेते हैं, 3 अंतर देखेंगे। पहला एक परिभाषा का, दूसरा हम पर्पज का, तीसरा डिसएडवांटेज का। तो इनकी हम बात कर लेते हैं। देखो, ये इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग ये होती क्या है, तो जैसे हम प्लांट्स में जो है वेराइटीज तैयार करते हैं, वैसे ही जो एनिमल्स है उनमें हम नस्ल तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये नस्ल तैयार करने के जो प्रजनन के मेथड होते हैं वो होते हैं, क्रॉस को हम नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं। जैसे प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन, संकरण करवाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं। इनब्रीडिंग का मतलब एक ही लाइन में ब्रीडिंग करवाएंगे, यानी कि क्लोज में, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनमें। आउटब्रीडिंग का मतलब है जो छह पीढ़ियों तक कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, दूर वाले जो रिलेशन के होते हैं वो आपके आउटब्रीडिंग में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान देना है। डेफिनेशन, सबसे पहले इनब्रीडिंग की हम बात कर रहे हैं,
उन जानवरों के बीच प्रजनन होता है जो निकट संबंधी है। ठीक है, इनब्रीडिंग में क्या होते हैं, निकट संबंधी। जैसे मान लो एक ये था अपने कोई भैंस थी और जो है नर था, भैंसा था, दोनों का प्रजनन हुआ, इनकी बछड़ी प्राप्त हुई। अब ये क्या हो गए, निकट संबंधी हो गए। अब इस बछड़ी और मान लो ये जो भैंसा है इसका प्रजनन करवाएंगे तो ये निकट संबंधी हो गई, ये इनब्रीडिंग हो गई। ठीक है, इसमें जो है हम इच्छित लक्षणों को बनाए रखने के लिए सुधार करते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं इस भेड़ में, इस भैंस में और इसमें जो लक्षण है वो ही आगे पीढ़ी में आते रहे, इसके लिए हम क्या करवाते हैं, इनब्रीडिंग करवाते हैं। लेकिन नुकसान क्या होता है, तो आनुवंशिक विकार के जोखिम बढ़ जाते हैं। ठीक है, आनुवंशिक विकार जो हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है कभी कभी, जो है आपका किसी प्रकार का कम दूध उत्पादन देखने को मिलता है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो ऐसे गुणों में जो है कमी देखने को मिलती है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाती है आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग में दूर के रिलेटिव्स, ठीक है, एक ही नस्ल से के असंबंधी जानवरों के मध्य, ठीक है, कोई संबंध नहीं रखते हैं, या हम कहते हैं 6 पीढ़ियों से ऊपर वाले, कोई भी हम कहते हैं 6 पीढ़ियों से ऊपर वाले, यानी कि दो जो आपका पशु है नर और मादा है वो 6 पीढ़ियों तक कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। उससे पहले उनका रिलेशन हो सकता है लेकिन 6 पीढ़ियों तक कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये दूर के असंबंधी है। और ये होने पर हम क्या करते हैं, इसको आउट क्रॉसिंग कहते हैं, आउट ब्रीडिंग कहते हैं। आनुवंशिक विविधता लाने और जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, यानी कि जो मुख्य उद्देश्य होता है वो वेरिएबिलिटी लाना होता है कि विभिन्नता आती रही। विभिन्नताएं सही होती है पशुओं के लिए भी, हमारे लिए भी, और ये जो आपके पौधे हैं इनके लिए भी। ठीक है, तो विभिन्नताएं आना जरूरी है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, समय के साथ इच्छित लक्षण कमजोर हो सकते हैं। समय के साथ क्या होते हैं, जो इच्छित लक्षण है वो कमजोर हो सकते हैं। आप चाहते हो जो लक्षण नहीं मिलेंगे, ठीक है, दूसरे नए लक्षण आ जाएंगे। इसके बाद में आती है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में हम कहते हैं विभिन्न नस्लों के जानवरों के मध्य, ये दो अलग अलग नस्लें हैं। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन में करवाते हैं उसी प्रकार दो अलग अलग नस्लें हैं। जो दूरस्थ हाइब्रिडाइजेशन होता है वैसा ही दो नस्लों से इच्छित लक्षणों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो आपका ये है एडवांटेज है, एडवांटेज ये मिलता है कि हाइब्रिड शक्ति जो हेटेरोसिस है इसके परिणाम स्वरूप आपको जो है अच्छा लाभ देखने को मिलता है, यानी कि बहुत अच्छे लक्षण आते हैं। ठीक है, हेटेरोसिस आपके यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और हम प्लांट्स की बात करते हैं वहां पर भी हेटेरोसिस देखने को मिलता है। दोनों चीजों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हेटेरोसिस वही होता है कि हम नर और मादा में जब संकरण करवाते हैं तो नर और मादा के जो औसत उपज है या मान लो कोई औसत लक्षण है, तो वो यदि जो संतति है उसमें उन दोनों में से भी ज्यादा है। ठीक है, मान लो जो दूध उत्पादन था पिछली भैंस का वो 6 लीटर था, ठीक है, पर डे का। अब इसमें जो संतति नहीं प्राप्त हुई है इसमें आपके 8 लीटर है। इसका मतलब ये संकरण हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, संकर ओज की वजह से ऐसा हुआ है, हेटेरोसिस की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये हेटेरोसिस आपको दुरस्त में ही देखने को मिलती है। इसके बाद में हम आ जाते हैं, दूसरा डिफरेंस हमारा है कंसंट्रेट्स और रफेजेज में हमें क्या करना है, अंतर करना है। पहले तो इनको थोड़ा सा समझ लो होता क्या है। तो जो आपके पशुओं का जो राशन होता है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। जो आपका कंसंट्रेट्स है इनको हम कहते हैं कि ये पोषक तत्वों युक्त चारे होते हैं। ठीक है, इनमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट, इनमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इनका जो हम कहते हैं कि जो रेशा होता है, ठीक है, जो रेशा होता है उसको हम ये कहते हैं कि इनमें आपको रेशा कम देखने को मिलेगा 18% से। ठीक है, और ये जो रफेजेज है क्योंकि ये रेशे वाले हैं, चारे हैं ये, तो चारों में 18% से ज्यादा रेशा देखने को मिलेगा। दूसरा होता है टीडीएन। टीडीएन क्या है, तो टोटल डाइजेस्टेबल जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके यहाँ पर 60% से ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्योंकि भाई कंसंट्रेट्स का मतलब हो गया आपके जैसे चूरी हो गई, इसके अलावा दलिया हो गया, इसके अलावा जो बिनोले हैं वो हो गया, खलियां हो गई। तो इनमें क्या है, ये तो सीधे सीधे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर अच्छे सोर्स है। तो इनमें क्या है, फाइबर कम होता है, ठीक है, यानी कि रेशा कम होता है, और इनमें टीडीएन जो सोल्यूबल न्यूट्रिएंट है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखना, यहाँ पर आपको टीडीएन कम देखने को मिलेगा। पहला डिफरेंस तो आपको यहीं से बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस है। ये मैंने फिक्स कंटेंट बता दिया है, बाकी वही चीजें लिखी हुई है। ठीक है,
कंसेंट्रेट्स की बात करें तो हम कहेंगे ऐसा चारा जो पोषक तत्वों से भरपूर है लेकिन रेशे कम है। ठीक है, पोषक तत्व तो भरपूर है और वो भी हम कह रहे हैं 60% से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन रेशा कम है, 18% से कम है। जैसे अनाज हो गया, तेल की खलियां हो गई, ये सारी इसमें आती हैं। पर्पज क्या है? तो वृद्धि और उत्पादन के लिए ऊर्जा व प्रोटीन प्रदान करते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, प्रोटीन ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो ऊर्जा देंगे, आसानी से ये डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, आसानी से क्या हो जाते हैं? डाइजेस्ट हो जाते हैं, इतना इनको पचाना नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ जो आपके रफेजेज है, ये क्या है? रेशा तो इनमें अधिक होता है लेकिन इनमें पोषक तत्वों की क्या होती है? कमी होती है, जो कि मैंने बताया था। पोषक तत्व इनमें 60% से कम और रेशा इनमें 18% से ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं ये पाचन में सहायता करते हैं, आंतों के लिए स्वस्थ स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। ठीक है, फाइबर इंपॉर्टेंट होता है, फाइबर हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, फाइबर जो आपके पशु है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फाइबर होना बहुत ही जरूरी है हमारी डाइट में, तभी तो हम कहते हैं सब्जियां खाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है ऑर्गेनिक खाने का प्रयास करो क्योंकि इनमें फाइबर होता है। ठीक है, और जहां पर हम जो है ऐसे आटे की बात करते हैं जो बिल्कुल पीसा हुआ है या उसका छिलका उतार दिया गया है, उसमें फाइबर नहीं होता है। ठीक है, तो वो मैदा हो गई, ये हमारे लिए काम की नहीं होती है क्योंकि इनमें फाइबर ही नहीं है। तो फाइबर हमारे डाइजेशन जो सिस्टम है उसको अच्छा बनाते हैं और वो यहाँ पर भी काम करता है, पशुओं के लिए भी वही सिस्टम होता है। ठीक है, पाचन की बात करते हैं तो धीरे पचते हैं क्योंकि फाइबर है, तो फाइबर को सेल्यूलोज को पचाने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, ये बातें हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरल ब्रूडिंग, आर्टिफिशियल ब्रूडिंग। ठीक है, पहली बात तो ब्रूडिंग होती क्या है? तो जो आपके पोल्ट्री है उसमें मुर्गियों को एक विशेष टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उसी चीज को जब वो नेचुरली मिलता है तो नेचुरल ब्रीडिंग, और वो आर्टिफिशियली दिया जाता है तो उसे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या करती है? जो आपके छोटे चिक्स हैं, मादा मुर्गी चूजों को गर्मी और देखभाल प्रदान करती है। ठीक है, जो चूजे हैं या जो अंडे हैं उनको क्या करती है? देखभाल प्रदान करती है। यहाँ पर जो मादा है वही टेम्परेचर देगी, जो मादा है वही क्या करेगी? उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, कम लागत, कोई अतिरिक्त उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मादा क्या कर रही है? खुद वो काम कर रही है। ठीक है, इसके छोटे स्तर के फार्म के लिए ये उपयुक्त है, ज्यादा बड़े स्तर पर हम काम में नहीं ले सकते। दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हम कहते हैं गर्मी और देखभाल उपकरण जैसे कि हीट लैब के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, जहां पर हम वहां पर मादा का इस्तेमाल कर रहे थे, जो मम्मी थी उसका इस्तेमाल कर रहे थे चूजों को पालने के लिए, अंडों को सेने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम जैसे नॉर्मली ओवन आपने देखा होगा, तो ओवन जैसा ही एक यंत्र होता है जिसमें टेम्परेचर आर्टिफिशियली दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो है आपके हीट दी जाती है। इसकी लागत थोड़ी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है भाई, पैसे लगेंगे तभी तो जो है चीजें आएंगे। और स्केल की बात करें तो आपके पास यदि लंबा फार्म है तो वहां पर आप इसको आसानी से काम में ले लेते हो। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये चीजें होती है। ठीक है, दोनों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आए हुए क्वेश्चन है ये बात, और मैं बता दूं आपको, ये जो अंतर वाले क्वेश्चन है ये आपके एज इट इज ऐसे के ऐसे ही आने वाले हैं क्योंकि और कोई अंतर ज्यादा बनते नहीं है। ठीक है, जैसे एक एक और अंतर यदि हम यहाँ पर डिस्कस करें तो हम आवाज सिस्टम में कर सकते हैं। जैसे जो केटल्स के आवाज सिस्टम होते हैं वो एक तो खुला हुआ होता है, एक बंद होता है। तो एक अंतर तो यहाँ से आ सकता है, खुला और बंद आवाज सिस्टम में जो है अंतर बताइए। ठीक है, तो एक अंतर आप यहाँ भी डिस्कस कर सकते हो, खुले में क्या रहता है, बंद में कहाँ रहता है। जहाँ पर एरिया ज्यादा अवेलेबल है, जमीन है, वहां पर खुला सिस्टम अपनाते हैं, जैसे कि गाँव में, और शहरों में हम बंद सिस्टम अपनाते हैं। बंद सिस्टम में थोड़ा वेंटिलेशन की, डिजीजेस की, इनकी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, खुले सिस्टम में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बंद सिस्टम आपका कॉस्ट इफेक्ट वो कॉस्टली होता है, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, खुले में आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों के जो सिस्टम्स है उनको आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद में आ जाते हैं कमेंट्स की बात करते हैं। कमेंट्स का मतलब आपका पांचवा क्वेश्चन, और पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? तो पांचवें क्वेश्चन में आपको एक टिप्पणी लिखनी होती है किसी भी चीज पे दी हुई है उस पे। ठीक है, तो टिप्पणी का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक पैराग्राफ लिख के आ जाओ, आप उसको भी बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी चीज को अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ा करो। यदि वो कम भी पूछ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, वो ज्यादा वाले बड़े क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको तो आपके लहजे में ही लिखना है, और वो है आपका अंडरलाइन करके अच्छे से पॉइंट बना के लिख के आने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है आपको
कि हमें करना क्या है, तो केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ लेयर्स। ठीक है, तो पहली बात तो लेयर्स जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, लेयर्स किनको कहेंगे, अंडे देने वाली मुर्गियों को कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर तीन चीजों का ध्यान देना है। केयर और मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, चाहे आपके भैंस में से आए, काऊ में से आए, भेड़ में से आए, बकरी में से आए और पोल्ट्री में से आए। ठीक है, लेकिन या तो दो दो देखने को मिल जाए या तीन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो टॉपिक्स है वो इससे रिलेटेड है कि केयर कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रेग्नेंट काऊ का कैसे करेंगे, ठीक है, गाय भैंस का कैसे करेंगे, इसके अलावा जो आपके गोट है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट में सीधे सीधे आपको तीन चीजों पर फोकस करना है। ठीक है, जहां पर भी केयर एंड मैनेजमेंट आए तो केयर करनी है, तो केयर का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप तो मेरी केयर ही नहीं करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप जो है मेरे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हो, बेसिकली इसका मतलब ये होता है। ठीक है, भाई केयर नहीं करने का मतलब आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हो, बाकी तो नॉर्मली तो केयर इंसान खुद की खुद भी कर सकता है। ठीक है, तो हर बीमारी में ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, केयर का मतलब भाई हम क्या करते हैं, कोई हारी बीमारी होती है, ठीक है, कोई किसी भी प्रकार का कोई बीमार हो जाता है तब उसकी केयर करते हैं। आ गई बात समझ में। तो यहां पर केयर करनी है, इसका मतलब पहला फोकस आपको स्वास्थ्य पर करना है, बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, पहले ऐसा नहीं है कि पहले डेफिनेशन स्वास्थ्य के आधार पर ही, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट आपको स्वास्थ्य, एक पॉइंट आपको आवास के रूप में रखना है और एक पॉइंट आपको आहार के रूप में रखना है। ठीक है, ये तीनों चीजें ही कवर होने के बाद में बेसिकली सारी चीजें कवर हो जाती है। रोगों का आपने नियंत्रण कर दिया, क्या खाना है ये बता दिया, कहाँ रहना है ये बता दिया, तो सारा मैनेजमेंट हो गया ना, फिर क्या बचा। ठीक है, मान लो आप भेड़ रखते हो या आप बकरी रखते हो, उसके रहने की जगह कर दी आपने, उसके खाने की व्यवस्था कर दी, उसके रोगों की व्यवस्था कर दी, तो फिर केयर और मैनेजमेंट हो गया। इससे तो इसके बाद में तो आपको दूध ही निकालना है, वही काम बचा है बस, बाकी और कोई ज्यादा काम नहीं बचा है। तो तीन काम आपने कर लिए, इसका मतलब फिर लास्ट में आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये तीनों ही फोकस करने हैं आपको, कहाँ पे, कहाँ पे, केयर और मैनेजमेंट में। ये शब्द मिल जाए केयर और मैनेजमेंट, सीधा ही आपको कहाँ जाना है, इन तीनों शब्दों पर जाना है। ठीक है, चाहे वो बकरी का पूछे, चाहे वो भेड़ का पूछे, चाहे वो गाय का पूछे, आपके भैंस का, प्रेग्नेंट काऊ का, ठीक है, आपके पोल्ट्री का, किसी का भी पूछ लीजिए उससे संबंधित, आपको सभी में यही करके आना है। तीन पॉइंट बनाने हैं, तीनों के आवास के बारे में, आवास के, आहार के और स्वास्थ्य के बारे में लिख के आना है। ठीक है, जैसे मुर्गियों की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा आपको डीवर्मिंग ये करनी पड़ेगी, क्योंकि मुर्गियों की कीड़े ये ज्यादा लगते हैं। ठीक है, रोग उनमें ज्यादा होते हैं, तो रोगों से बचाने के लिए साफ सुथरा रखना पड़ेगा। ठीक है, सफाई करनी पड़ेगी, जो आपका शेड है उसकी सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें प्रकाश होना जरूरी है। ठीक है, लाइट होना जरूरी है, वेंटिलेशन होना जरूरी है, हवा का आते जाते रहना जरूरी है। ये सारे पैरामीटर किससे संबंधित है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। दूसरी हम बात करते हैं आवास की। आवास में हम ये कहते हैं कि प्रॉपर एक जगह रहने की जगह होनी चाहिए। ठीक है, आवास में सभी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, खाने की जगह, पानी का जगह, रहने की जगह, ठीक है, टहलने की जगह सारी होनी चाहिए वहां पे, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा और आवास में क्या क्या सावधानियां रखी जाती है, आवास की साफ सफाई रखेंगे, आवास को अच्छे से सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई बीमारी उनमें नहीं फैलनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है राशन। तो राशन में क्या लिखना है, राशन में हम कहेंगे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त राशन होना चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट होने चाहिए, पानी टाइम टू टाइम पिलाते रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि जो आपके बड़े पशु हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं गाय हो गई, भैंस हो गई, इनको आप नमक भी जो है अच्छी क्वांटिटी में नमक भी प्रोवाइड करवाएंगे। इनमें भैंस में कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम का भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारे क्या हो जाते हैं आपके, इसमें सारे पॉइंट लिखे जाते हैं। ठीक है, इनमें आपको कंटेंट नहीं लिखना है। कंटेंट का मतलब ऐसा नहीं लिखना है कि आवाज इतनी दूरी पर होना चाहिए, इतना आवाज जरूरी होता है, ये नहीं लिखना है। आपको बेसिक बातें लिखनी है, ठीक है, वही लिखनी है, और जो डिटेल में कंसेप्ट है वो नहीं लिखना है। ठीक है, डिटेल में आपको अलग से पूछे, मान लो सिर्फ आवाज पूछ रहे हैं, फिर आप पूरा डिटेल में लिखो। आपको राशन पूछ रहे हैं, फिर आप पूरा डिटेल में लिखो। ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। बाकी बेसिक बातें इसमें ऐसे ही आती है, जो आपके आराम से कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हाउस। अब हाउस में भी इसने जो है आगे और डिवाइड कर दिया है कि स्पेसियस जो आपका वेंटिलेटेड हाउस होना चाहिए। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, लेयर्स के लिए, तो वेंटिलेटेड होना जरूरी है, क्योंकि आपने सुना होगा कि ये जो आपकी मुर्गियां होती है, ठीक है, ये जब बीट करती है और उसमें
जो है यूरिन करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अमोनिया गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, अमोनिया निकलता है, वो अमोनिया क्या कर देता है, यदि हवा नहीं जाएगी ना टाइम टू टाइम, जो आपका शेड है उसमें से हवा नहीं गुजरेगी, तो अमोनिया शेड में ही रहेगा और वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उसकी वजह से मुर्गियों के लिए वो हानिकारक हो सकता है। तो वेंटिलेशन होना जरूरी है। तो पहली बात तो आपको क्या करवाना है, प्रॉपर हवादार और स्थान वाला आवास सुनिश्चित करें ताकि अधिक भीड़ से बचा जा सके और तनाव और अंडा उत्पादन में कमी का कारण बन सकता है। ठीक है, ये कमी का कारण बन सकता है। लाइटनिंग की बात करें, लाइट होना जरूरी है। अंडा उत्पादन बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 14 से लेकर 16 घंटे का प्रकाश दे। ठीक है, अब ये प्रकाश आप सूर्य के रूप में अवेलेबल करवा सकते हैं, ये प्रकाश आप नॉर्मली लाइट के रूप में अवेलेबल करवा सकते हैं। मान लो आपने हेलोजन जो दी, इसके अलावा जो है आपने एक 100 वाट का लट्टू लगा दिया, इस प्रकार से भी अवेलेबल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिछावन की बात करें तो वो नीचे वाला जो फर्श होता है उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो बीमारियों से बचाने के लिए बिछावन को सूखा और साफ रखें, इसे नियमित रूप से बदलते रहें। ठीक है, बेसिक बातें हैं, आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधा सीधा पॉइंट लगाने हैं, पॉइंट के बाद में एक एक बातें ऐसे लिखनी है। ठीक है, तो ये लेटर की बात हो गई। इसके बाद में आ जाता फीडिंग, यानी कि आप राशन का कैसे ध्यान रखोगे, तो आप बैलेंस डाइट का ध्यान रखोगे, क्योंकि लेयर्स है, लेयर्स अंडे देगी और अंडों में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम की पूर्ति, प्रोटीन की पूर्ति, आवश्यक विटामिन की पूर्ति, ये होना जरूरी है। ठीक है, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, अंडा उत्पादन को बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, ये होना जरूरी है। क्लीन वाटर की बात करें तो क्लीन पानी, स्वच्छ जो पानी है आपका, वो हमेशा ताजा और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराए, पानी की कमी से अंडा उत्पादन कम हो सकता है। ठीक है, ग्रिट की बात करें, कंकड़ पत्थर की बात करें, तो जो आपका मुर्गियां होती है, इनका डाइजेशन सिस्टम काफी स्ट्रोंग होता है। ठीक है, और ये उन्हें पत्थरों को भी पचा लेती है। ठीक है, एक खास बात तो इनकी यह है। दूसरी बात, वो पत्थर इनमें कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। ठीक है, किसकी, कैल्शियम की। और एक बात और, जो आपके शुतुरमुर्ग है, ठीक है, शुतुरमुर्ग है, उसमें क्या होता है, हालांकि ये मुर्गियां भी ऐसा कर सकती है, शुतुरमुर्ग क्या करते हैं, जो पत्थर खाते हैं वो बड़े बड़े वाले खाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थर खा लेते हैं। अब ये पत्थर क्या करेंगे, ये इन पत्थरों को नहीं पचाएंगे। ठीक है, लेकिन इन पत्थर्स की सहायता से और जो मटेरियल है उसमें उसको पचाने का काम करेंगे, क्योंकि इनके दांत तो होते नहीं है, तो ये चबा नहीं सकते। ठीक है, तो दाने हो या कोई भी पौधे का भाग है उसको डायरेक्ट ही निगलते हैं। अब डायरेक्ट निगलेंगे तो उसको अंदर पचाने के लिए क्या चाहिए, कोई दांत नुमा संरचनाएं होनी चाहिए, और पत्थरों का इस्तेमाल वो वहां पे करते हैं। ठीक है, पत्थर एक दूसरे से अंदर ही अंदर भिड़ते हैं, और भिड़ कर क्या करते हैं, आपके जो है देखने को मिलेगा कि भिड़ने की वजह से जो खाना है वो टूटता है, वो पचता है। ठीक है, तो ये शुतुरमुर्ग में इनमें होता है, तो मुर्गियों में भी ऐसा जो है उपयोग हो सकता है उसका, जो छोटा पत्थर होता है उसका। ठीक है, तो कंकड़ भी इनके आहार में होते हैं, अलग बात है, इसलिए ध्यान रखनी है। ठीक है, कैल्शियम अवशोषण को बढ़ा रहे हैं, मजबूत अंडे के छिलके के लिए आवश्यक है। ठीक है, पाचन में भी सहायता करती है, देखो वही बात हो गई ना, पाचन में सहायता करती है। ठीक है, कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाते हैं, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। हेल्थ केयर की बात करते हैं। ठीक है, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखोगे, एक तो टाइम टू टाइम आप टीकाकरण करवाओ। ठीक है, नियमित टीकाकरण, सामान्य बीमारियां जैसे न्यूकेसल हो गया, मेरेक हो गया, इनके लिए टाइम टू टाइम क्या करना है, आपको टीकाकरण करवाना है। डिबकिंग करनी है, क्योंकि मुर्गियां लड़ती है, और लड़ती है तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, तो चोंच इनकी काटते रहो। रेगुलर चेकअप, यानी कि नियमित आप क्या करोगे, चेकअप करते रहोगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर 5वें में इतना बड़ा थोड़ी आता है, हालांकि नहीं आता है। ठीक है, इतना आपको लिखना भी नहीं होता है, लेकिन मान लो ये छठी क्वेश्चन में आ जाए, 7वें में आ जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से ये पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया गया है। ऐसा हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मान लो जो है ये 7वें क्वेश्चन में आ जाए और आपके पास लिखने को मैटर ही ना बचे। ठीक है, आपके पास प्रॉपर पूरा मैटर होना चाहिए लिखने के लिए, इसलिए ये सारे पॉइंट कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी सिंपली आप 3 पॉइंट में लिख सकते हो। ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन आता है तो फिर आप उसको सब पॉइंट बना के लिख सकते हो। तो ये जो है डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन कैसा आएगा और किस क्वेश्चन में कैसे पूछेगा। ठीक है, तो वो सारी बातें ध्यान देनी है। रेगुलर चेकअप, नियमित जांच करते रहे। ठीक है, चेक करते रहे पशु को कोई बीमारी तो नहीं है, उनको किसी प्रकार का कोई दर्द तो नहीं है। ठीक है, वो सारी बातें आप क्या करोगे, चेक करते रहोगे, एक कलेक्शन और हैंडलिंग भी करोगे। ठीक है, सर अंडे तो हम
जो है सबसे पहले लेने भगेंगे। ठीक है, अंडों की तो टेंशन मत करो, 3 से 4 बार इकट्ठे करेंगे ताकि टूटने से बचाए जा सके और स्वच्छता बनी रहे। ठीक है, अंडे पड़े रहेंगे, मुर्गियां इधर उधर भगती रहेगी तो अंडों को तोड़ देगी। इसलिए दिन में 3 से 4 बार आपको क्या करने हैं, जो जो अंडे दिखाई दे रहे हैं उनको उठा के ले आ जाओ। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं, अंडों को ठंडी व सूखी जगह पर रखें ताकि ताजगी बनी रहे। ठीक है, तो अंडों को कहाँ रखेंगे, ठंडी और सूखी जगह पर रखेंगे। इसके बाद में आ जाता है केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट काउ। ठीक है, जो गाय है, और वो गाय भी कैसी है, गाय भी आपके प्रेग्नेंट है, इसका मतलब इसको ज्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी। पहली बात, इसको ज्यादा केयर की आवश्यकता होगी। ठीक है, केयर भी अच्छी करनी पड़ेगी, रोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आवास भी इसके लिए आपको स्पेशल ही मैनेज करना पड़ेगा। यह बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट है, पोषण है, उसकी बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाला चारा आपको सबसे पहले खिलाना है। ठीक है, चारा जरूरी होता है। तो गाय के स्वास्थ्य और भ्रूण के विकास के लिए उच्च ऊर्जा और प्रोटीन युक्त चारा, खनिज, विटामिन दिए जाने चाहिए। ठीक है, सारी चीजें हो उसमें, चारा भी हो, प्रोटीन युक्त चारा भी हो, ठीक है, उच्च ऊर्जा वाला जो खनिज पदार्थ है वो भी हो, विटामिन भी हो, ये सारे होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोनों चीजें, रफेजेज और कंसंट्रेट, सही मात्रा में होने चाहिए। रफेजेज घास और साइलेज होते हैं, कंसंट्रेट्स का संतुलित मिश्रण दे ताकि पाचन सही बना रहे। ठीक है, कंसंट्रेट्स में ऐसा नहीं है कि मान लो आपके पास बिनोले है तो आप सिर्फ बिनोले ही खिला रहे हो। ठीक है, क्योंकि पशु एक टाइम के बाद में बिनोले से भी खाता खाता उब चुका होगा। ठीक है, तो जब हम मिक्स में खिलाते हैं तो पशु जो है, एक तो सभी न्यूट्रिएंट मिलेंगे और एक पशु उनसे उबेगा नहीं। ठीक है, यानी कि वो उनको प्रॉपर अच्छा खाएगा, उसको स्वादिष्ट लगेंगे। ठीक है, इसके बाद में सप्लीमेंट्री फीडिंग, पूरक के रूप में आप दूध, बुखार से बचाव और हड्डियों की मजबूती के लिए अतिरिक्त कैल्शियम और फास्फोरस देंगे। जैसे कि हड्डियों का चूरा होता है, उसका इस्तेमाल हम कैल्शियम फास्फोरस के रूप में करते हैं। ठीक है, पशुओं के बंटे में उनको मिलाते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति जरूरी हो जाती है मुख्य रूप से गाय और भैंस में। ठीक है, क्योंकि इनमें कैल्शियम की ज्यादा कमी होती है दूध की वजह से, वह सारा कैल्शियम दूध में आ जाता है, तो पशुओं के शरीर में दूध जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में हाउसिंग और कंफर्ट की बात करते हैं, तो हाउसिंग में स्वच्छ और सूखा आश्रय होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कीचड़ नहीं होना चाहिए। बिछावन, बिछावन आपके गाय के आराम के लिए नरम बिछावन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्थान की बात करें तो स्थान आपका पर्याप्त जगह दे ताकि गाय तनाव मुक्त रह सके और गर्भावस्था स्वस्थ हो सके। ठीक है, तनाव मुक्त रहना जरूरी होता है उसका, और ये कब होगा, जब वो अकेली रहेगी, शांत वातावरण में रहेगी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी उससे। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होगी आपके, इसमें आपको लिख के आनी है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य में एक तो नियमित रेगुलर चेकअप करो, रोजाना उसको देखो। ठीक है, किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, भ्रूण का विकास कैसे हो रहा है। ठीक है, इनकी रोजाना निगरानी करो। इसके अलावा टीकाकरण और कृमिनाशक दवाइयां दो। एक तो डीवर्मिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हालांकि ये सभी पशुओं में होती है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, साथ में आपके जो पोल्ट्री है उसमें भी होती है डीवर्मिंग। ठीक है, तो डीवर्मिंग, जो वर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसको डीवर्मिंग बोलते हैं। ठीक है, वर्म्स क्या होती है, तो हम ये कहते हैं कि आपके जो अलग अलग, आपने सुना होगा, जो हम कहते हैं कि फित्ता कर्मी हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, एस्केरिस हो गया, ये कुछ ऐसे कीड़े हैं, एक तरह के जो है छोटे सूक्ष्म जीवों के रूप में है, जो कि आंतों में रहते हैं। आंतों से क्या लेते रहते हैं, जो खुराक है, जो पानी है वो लेते रहते हैं, जो पोषक तत्व है वो खुद लेते रहते हैं। ठीक है, तो पशुओं में कमी हो जाती है, तो डीवर्मिंग करनी है आपको। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण और कृमिनाशक दवाइयां देनी चाहिए। व्यायाम की बात करते हैं, तो प्रसव के दौरान जटिलता से बचने के लिए हल्का व्यायाम व चराई की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, जब मान लो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, गाय यदि सही ढंग से ब्याह नहीं रही हो, ठीक है, तो उसको थोड़ा घुमा लेना चाहिए ताकि जो बच्चा है वो घूम सके। ठीक है, और घूमेगा तो वो सही ढंग से क्या कर पाएगी, प्रसव कर पाएगी। तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हो। प्री काल्विंग केयर, प्रसव पूर्व देखभाल, तो प्रसव से पहले आपको क्या करना है, स्टीमिंग अप, यानी कि अभी हमने बात की थी, ये ऐसा वो है, हम कहते हैं मुख्य रूप से दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सही जो है बच्चे के विकास के लिए हम एक्स्ट्रा जो है चारा या दाना देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेपरेट काल्विंग एरिया। यानी कि इसमें प्रसव के लिए एक स्वच्छ, सूखा और अलग क्षेत्र तैयार करेंगे ताकि
संक्रमण से बचा जा सके। ठीक है, तो ये जो आपका कॉफ रूम होता है वो अलग से रखा जाता है ताकि वहां पर क्या ना हो, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, ये सारी बातें इसमें ध्यान रखी जाती है। इसके बाद में आपका आ जाता है लॉन्ग टाइप फर्स्ट। ठीक है, क्या आ जाता है, लॉन्ग टाइप फर्स्ट। और लॉन्ग टाइप फर्स्ट में क्या होता है, आपका छठा क्वेश्चन है। और छठे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा बात करते हैं आपके जो मिडिल, हम कह सकते हैं कि बीच वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, एक बार मैं पानी पी लेता हूं फिर हम बात करते हैं। अच्छा जी, चलो। हाँ, तो छठे क्वेश्चन की बात कर रहे थे और छठे क्वेश्चन में आपका आ जाता है वही केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ गोड्स। यानी कि ये क्वेश्चन तो आपको दिखने ही वाला है, केयर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब दो क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है, बड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, एक तो आया ही ना। ठीक है, एक से दो से भी ज्यादा आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। ठीक है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो, पॉइंट वाइज चीजें बनाकर सारी चीजें, बेसिक चीजें लिख के आनी है आपको। ठीक है, टीकाकरण करना है, ठीक है, डीवर्मिंग करनी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आवास का ध्यान रखना है, जो आहार है उसका ध्यान रखना है। तो इतना इजी क्वेश्चन है कि आप इसमें कुछ भी लिख के आ सकते हो, पॉइंट बना के अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है हाउसिंग, यानी कि आपके गोड्स है उसके हाउसिंग का कैसे ध्यान रखेंगे। तो गोड्स तो वैसे ही वही जो है खुले में रहने वाली प्राणी है, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो है, आप एक नॉर्मली बाड़ा देखा होगा आपने, नॉर्मली जो बाड़ा होता है वो इसका स्थान होता है। बकरियों के लिए एक साफ सुथरा और हवादार आश्रय जरूरी है, जो नमी और बीमारियों से बचाने के लिए ऊंचा होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि खुला रखना जरूरी होता है। ठीक है, हवा आती रहे, बकरियां हवा में रहना ज्यादा पसंद करती है। स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो प्रत्येक बकरी के लिए हम कह सकते हैं 1.5 से 2 वर्ग मीटर। ठीक है, 1.5 से लेकर 2 वर्ग मीटर जो एरिया है वो रिक्वायर होता है, ताकि वे आराम से घूम सके, ठीक है, बैठ सके और वहीं पे अपना चारा खा सके। फेंसिंग, बाड़े की बात करते हैं तो चारों ओर हम क्या बनाते हैं, इनमें जो है, क्योंकि बकरियां क्या करती है, या तो बाहर जाने की वो शैतानी होती है। ठीक है, उनमें शैतानापन कूट कूट के भरा रहता है, तो वो क्या करती है, उछल कूद मचाती हुई बाहर चली जाती है, या बाहर से कोई शिकारी आकर उन पे अटैक कर सकता है। ठीक है, कुत्ता हो गया, इसके अलावा कोई शेर हो गया, चीता हो गया, ये बाहर से आ जाते हैं। तो इनको रोकने के लिए क्या करना है, बकरियों को शिकारी जानवरों से बचाने के लिए, भटकने से रोकने के लिए मजबूत बाड़ लगानी चाहिए। चारों ओर आप एरिया कवर कर दो और उस एरिया में कोई भी एंटर ना कर पाए। ठीक है, फीडिंग की बात कर लेते हैं। ग्रीन फॉडर एंड ग्रेन्स, ठीक है, वही चीजें जो गाय भैंस को देते हैं उसी प्रकार से पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हरा चारा, सूखा चारा और अनाजों का मिश्रण देना जरूरी होता है। ठीक है, और यदि आप राजस्थान के एरिया के हो और बकरियां पालते हो तो आपने नॉर्मली जो आपके खेजड़ी की जो लूम होती है वो जरूर बकरियों को हम खिलाते हुए देखते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स मानी जाती है। ठीक है, बकरियों को वो काफी खिलाई जाती है, तो ये बातें भी आप ध्यान रखोगे, प्रोटीन के लिए उसको खिलाया जाता है। ठीक है, और लूम उसको जो है सामान्य भाषा में हम कहते हैं सूखा चारा ही होता है एक तरह का। ठीक है, मिनरल्स सप्लीमेंट की बात करें तो हम बकरियों की वृद्धि और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उनके आहार में खनिज और नमक डाल सकते हैं। ठीक है, नमक आवश्यक तो होता है, खनिज पदार्थ जो अलग अलग खनिज पदार्थ है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये भी आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये बातें भी ध्यान रखना है। क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी होना जरूरी है बकरियों के लिए। ठीक है, हमेशा ताजा और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराए, और इधर उधर का पानी तो ये पीती भी नहीं है, बहुत नखरे वाली होती है बकरियां। ठीक है भाई, इधर उधर वाला पानी नहीं पीती है, स्वच्छ पानी ही पीती है, तो ये बातें भी ध्यान रखोगे। हेल्थ का कैसे ध्यान रखोगे, तो वही वैक्सीनेशन करवाओगे, टीकाकरण करोगे, बीमारियों से बचाने के लिए नियमित रूप से पीपीआर और खुरपका मुंहपका रोग का टीका लगवाओगे। ठीक है, दूसरी बात डीवर्मिंग यहाँ भी करोगे। ठीक है, डीवर्मिंग जरूरी होती है, सभी पशुओं में की जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटर
डिवॉर्मिंग एवरी 3 to 6 मंथ, यानी कि हम लगभग 3 से लेकर 6 मंथ में जो है कृमिनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। परजीवी संक्रमण से बचाने के लिए जो है आपका आश्रय, जो आवास है, वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल जो है आपका सूखा साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है हाउसिंग सिस्टम इन कैटल्स। देखो कैटल्स में जो है आपके दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक तो गाय होती है और एक भैंस होती है। ठीक है, अब गाय और भैंस के लिए जो रहने की जगह है उसको हम विशेष रूप से ऐसे बांटते हैं कि खुला आवास हो गया, बंद आवास हो गया। ठीक है, और फिर बंद को भी हम आगे कर चल के 2 भागों में और बांटते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो आवास है, हाउसिंग सिस्टम है, उसको ओपन एंड क्लोज में बांट देंगे। ओपन एंड क्लोज सिस्टम में बांट देंगे। अब ये जो क्लोज है, क्लोज का मतलब क्या है, तो सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि यहाँ पर टहलने के लिए जो जगह होनी चाहिए थी, ठीक है, वो नहीं होती है। आगे बात समझ में, टहलने के लिए जो जगह होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो रहने की जगह है, जो छायादार स्थान है, वो 1/3 होता है, और जो 2/3 भाग होता है वो खुला एरिया है जहां पर घूमने की जगह है। ठीक है, ये ओपन में होता है, क्लोज में ऐसा नहीं होता है। क्लोज में क्या हो जाता है कि अधिकतर एरिया क्या रहता है, क्लोज ही रहता है, बंद ही रहता है। ठीक है, खुला एरिया नहीं मिल पाता है, और ये शहरी क्षेत्रों में जहां पर जमीनें महंगी है वहां पर इस्तेमाल की जाती है, अधिक डेंसिटी वाले पशुओं में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम जो है गाँव में इसको देखने को मिलती है। फिर इस क्लोज को भी आगे चल के 2 भागों में बांट देते हैं। एक में हम ये कहते हैं जो हाउस बना रहे हैं उसमें इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे कि दोनों पशु जो है एक तरफ ही देखेंगे, ये माउथ टू माउथ सिस्टम हो गया। दूसरी हम ये कहते हैं कि हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि क्या हो जाए, आपके जो हाउसिंग सिस्टम है उसमें पशु टेल टू टेल दिखाई दे। ठीक है, यानी कि एक दूसरे की तरफ झांके नहीं, पीट करके खड़े रही। ठीक है, तो ऐसा मेथड भी इसमें होता है। ये टेल टू टेल और माउथ टू माउथ होता है। हम ये कहते हैं कि टेल वाला अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें बीमारियां इतनी नहीं होती है। ठीक है, ये बातें जो है बेसिक बातें हैं। जब हम एपो वाले बच्चों की बात करते हैं तब तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया हुआ है, बाकी आपको भी समझ में आ ही गया होगा। लूज हाउसिंग सिस्टम की बात करें, खुले आवास प्रणाली की बात करें, तो देखो जो लूज हाउसिंग सिस्टम है ना, इसमें कैटल कैन मूव फ्रीली इन ओपन स्पेस। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर क्या होती आती है, क्योंकि खुली जगह है तो आराम से जो शेडेड एरिया है उसके अतिरिक्त, ठीक है, रहने के लिए जो जगह है, घूमने की जो जगह है वो भी होती है इसमें। ठीक है, एक थोड़ा एरिया है जो कि शेड है यानी कि छाया वाला है, थोड़ा एरिया है जो कि घूमने के लिए है। ठीक है, तो ये एरिया घूमने के लिए और यहाँ पर पशुओं को बांधने के लिए। तो ये चीजें आपकी किस में होती है, लूज सिस्टम में होती है। गाय में खुले स्थान में स्वतंत्र रूप से घूम सकती है और छायादार क्षेत्र में आराम कर सकती है। एडवांटेज क्या है, कम निर्माण लागत, बेहतर वेंटिलेशन और तनाव में कमी। पशु बिल्कुल डिप्रेशन फ्री रहता है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, मस्त मौला घूमता रहता है। ठीक है, दूसरी बात वेंटिलेशन, आराम से क्या हो पाता है, हवा गुजरती है। ठीक है, खुला है तो हवा तो गुजरेगी, नई हवा आएगी, पुरानी निकलेगी। ठीक है, और यहाँ पर निर्माण लागत भी कम आएगी। लागत में क्या है, शेड छोटा सा बनाया है आपने, ठीक है, और बाकी एरिया खुला है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। गोबर प्रबंधन कठिन हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो है चारों ओर पशु घूमेगा और चारों ओर ही गोबर करेगा। ठीक है, इसका मतलब वहां से उसको उठाकर डालना, थोड़ा सा मैनेजमेंट, इसमें आपको लेबर लग सकती है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा है कन्वेंशनल बांड सिस्टम, यानी कि जो खलियान प्रणाली है उसकी हम बात कर लेते हैं, या क्लोज सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, एक ही बात है। व्यक्तियों को गायों को व्यक्तिगत स्टॉल में रखा जाता है जो कि आमतौर पर बंद होता है। ठीक है, ऐसी जगह जो कि चारों ओर से क्या होती है, बंद होती है। एडवांटेज क्या है, तो गोबर संग्रहण आराम से हो जाता है, चारा देने में बेहतर नियंत्रण होता है। ठीक है, प्रत्येक पशु को हम सही ढंग से चारा दे पाते हैं क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में होता है, और साथ में गोबर का जो निष्कासन है वो भी सही ढंग से होता है। निर्माण और रखरखाव की लागत इसमें अधिक आती है। ठीक है, क्योंकि वेंटिलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेंटिलेशन के लिए आपको जो है एग्जॉस्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, हवा आती रहे जाती रहे, इसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कूलर लगाना पड़ सकता है। ठीक है, या जो है सर्दियों के टाइम पे थोड़ी गर्मी बनाए रखने के लिए जो है जरूरी होता है। तो ये चीजें आपको बंद आवास सिस्टम में करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये खर्चा ज्यादा आता है, बाकी नॉर्मल चीजें हैं। सेमी इंटेंसिव सिस्टम, अर्ध
गहन प्रणाली, यानी कि इसमें आपको दोनों तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। यह प्रणाली खुली और खलियान जो क्लोज सिस्टम है दोनों के बीच का है, ठीक है, दोनों के तत्वों को मिलाकर बनाई जाती है। यह लागत और आराम के बीच में संतुलन बनाती है, जिससे कि उचित स्थान और आश्रम मिल जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है। आ गई बात समझ में? तो ये बातें हैं। इसके बाद में हम बात आगे बढ़ाते हैं और बात आती है राशन की, ठीक है। राशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे आपके डेफिनेशन के तौर पे रफेजेज पूछ ले, कंसंट्रेट पूछ ले, राशन होता क्या है, बैलेंस डाइट क्या होती है ये पूछा जा सकता है, साइलेज क्या है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें तो डेफिनेशन के तौर पे आएगी ही। इसके अलावा अंतर, कंसंट्रेट रफेजेज में अंतर आ सकता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और फिर इससे एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है कि राशन क्या है, राशन के टाइप्स बताइए, ठीक है, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं राशन की डेफिनेशन की, ठीक है। राशन होता क्या है? तो हम ये कहते हैं कि पशु को आहार वह कुल चारा है, ठीक है, वह चारा है जो हम दे रहे हैं, जो किसी जानवर को 24 घंटे में उसकी पोषण संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। दिन में 2 बार दे देते हैं, दिन में 3 बार दे देते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंतराल जितना भी देंगे वो सारा क्या कहलाएगा? आपका राशन कहलाएगा, ठीक है। राशन की परिभाषा समझ में आई? 24 घंटे के अंतराल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सुबह वाला राशन है, शाम वाला राशन है, ऐसा नहीं कहते। जो 24 घंटे में टोटल है उसी को हम राशन कहते हैं, ठीक है, तो आधा नहीं होता है। इसके अलावा आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ राशन, दूसरी बात मेंटेनेंस राशन। पहली बात तो देखो टाइप्स और वर्गीकरण में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब राशन के टाइप्स पूछे तो एक राशन ऐसा है जो कि हम मुख्य रूप से पशु के मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं, एक ग्रोथ के लिए दे रहे हैं, ठीक है। एक हम कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेगनेंसी के लिए अलग से राशन दे रहे हैं, ठीक है। एक मान लो प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है तो प्रोटीन वाला राशन। ये राशन के टाइप हो गए, ठीक है। दूसरा होता है राशन का क्लासिफिकेशन, जिसमें हम ये कहते हैं कि राशन में भी 2 भाग है, एक तो कंसंट्रेट्स है, रफेजेज है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। टाइप्स अलग है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण अलग है, तो आपको क्या पूछा है वही उत्तर दे के आना है। ऐसा नहीं है कि आप टाइप्स पूछ रहे हैं आप वर्गीकरण लिख के आ गए, वर्गीकरण पूछ रहा था आप टाइप लिख के आ गए, तो वो जो चीज है वो ध्यान रखोगे, ठीक है। मेंटेनेंस राशन, यानी कि ऐसा राशन जो कि किसी पशु को मेंटेन करने के लिए जो है रखा जाता है, जानवरों के शरीर की सामान्य गतिविधियों को बनाए रखने के लिए, बिना वजन बढ़ाए या उत्पादन किए, ठीक है। जब उत्पादन नहीं दे रहा होता है या उसका वजन हमें नहीं बढ़ाना होता है, उस टाइम पे उसको सिर्फ मेंटेन रखना होता है, जीवन निर्वाह करवाना होता है, ठीक है, तो वो राशन हो गया। प्रोडक्शन राशन ये कब देंगे? जब पशु दूध, मांस या ऊन उत्पादन दे रहा होता है, उसको बढ़ाने के लिए देते हैं, ठीक है। ये ग्रोथ हो गया, ये आपका प्रोडक्शन हो गया। फिर ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ का मतलब जो युवा जानवर है उसका विकास और वृद्धि के लिए दिया जाने वाला राशन, तो ये वो युवा हो गया। इसमें हम कहेंगे कि इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वृद्धि के लिए प्रोटीन जरूरी है, तो इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। इसके बाद में आगे हम बात प्रेगनेंसी राशन, यानी कि ये कब देंगे? गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास के लिए दिया जाने वाला राशन, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान क्या करेंगे? भ्रूण के विकास के लिए जो राशन देंगे, जो कि हम 6 महीने पहले ही देना लग जाते हैं और स्टीमिंग अप करते हैं। इसका मतलब जब पास में जो है प्रजनन आ जाता है उस टाइम पे हम इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसको हम स्टीमिंग अप कहते हैं। वर्क राशन, कोई मान लो बेल है उसको काम करवाना है तो उसको ऊर्जा के लिए दिया जाने वाला राशन आपका वर्क राशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहली बात तो ये समझ में आ गया आपको कि जो राशन है उसके टाइप्स अलग है, उसका क्लासिफिकेशन अलग है, ठीक है, दोनों चीजें अलग है, ध्यान रखना है, ये चीजें आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। इसके बाद में आगे हम चलते हैं और आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ राशन, कंसंट्रेट्स एंड रफेजेस, ठीक है, दोनों चीजों को हम कवर करेंगे। पहला है कंसंट्रेट्स। कंसंट्रेट्स डेफिनेशंस की बात करते हैं तो कंसंट्रेट उच्च ऊर्जा कम रेशे वाला चारा होता है। पहली बात तो उच्च ऊर्जा कम रेशे वाला चारा होता है जो कि आसानी से पचने वाला, पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से भरपूर होते हैं, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है एनर्जी
ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेट्स। अच्छा, कंसंट्रेट्स को भी, सांद्रण को भी हमने दो भागों में, आगे और भागों में बांटेंगे। एनर्जी वाले यानी कि जो कि मुख्य रूप से क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। तो जानवरों का रखरखाव, विकास और उत्पादन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि मेज हो गया, बार्ले हो गया, वीट हो गया, सोरगम हो गया, इनका दलिया होता है, नॉर्मली दलिया बोलते हैं, ठीक है, तो वो होता है। दूसरा है प्रोटीन कंसंट्रेट्स, यानी कि प्रोटीन अवेलेबल करवाने का काम करेंगे। आगे बात समझ गए, तो ये प्रोटीन के सोर्स है। अब ये क्या करेंगे, विकास, दूध उत्पादन, ठीक है, एक तो विकास के लिए, एक दूध उत्पादन के लिए, ठीक है, उत्तकों की मरम्मत के लिए, जो आपका शरीर का निर्माण है उसके लिए प्रोटीन आवश्यक होती है। और ये प्रोटीन देने वाले जो है आपके मुख्य रूप से हम कहते हैं कि चारे होते हैं, ठीक है, या दाने होते हैं, तो ये ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है सोयाबीन। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स में ध्यान देना है। सोयाबीन अच्छी प्रोटीन का सोर्स होता है, आपको पता है लगभग 40% जो है आपके सोयाबीन में क्या होती है, प्रोटीन होती है। ग्राउंडनट अच्छी प्रोटीन का सोर्स होता है, ठीक है। आपके कॉटन सीड की बात करें, ये केक्स जो होती है इनमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं आपके, अधिकतर तेल वाली जो फसलें होती है उनकी खलियां आपके प्रोटीन का सोर्स अच्छा मानी जाती है, तभी तो हम खलियां खिलाते हैं पशुओं को, ठीक है। तो यही कारण होता है, प्रोटीन के लिए ये दी जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है मिनरल्स और विटामिन के लिए जो सप्लीमेंट्स है वो दिए जाएंगे, ठीक है। इनका क्या उद्देश्य है, तो जितने भी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो और विटामिन, इनकी पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, इनकी कमी को रोकने के लिए हम ये खिलाते हैं। इनमें उदाहरण ध्यान रखना है, एक तो साल्ट, इनसे किसी भी प्रकार का लवण जैसे NaCl मिल गया, मैग्नीशियम मिल गया, ठीक है, कैल्शियम मिल गया, ये यहाँ से अवेलेबल होते हैं। बोन्स की बात करें तो जो आपका बोन मील होता है इससे मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, ये दो न्यूट्रिएंट काफी अच्छी मात्रा में अवेलेबल होते हैं। प्रीमिक्स पाउडर की बात करें तो ये क्या होता है, सभी का मिक्सर होता है, इसमें अधिकतर जो न्यूट्रिएंट्स है वो पाउडर फॉर्म में होते हैं अवेलेबल, जो सभी न्यूट्रिएंट्स है वो पौधे को अवेलेबल हो, वो अपने जो जानवर है उनको अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मिक्सर होता है, तो ये भी ध्यान रखोगे। इसके बाद में बात करते हैं रफेजेज की। देखो कंसंट्रेट्स को हम हिंदी में दाने कहते हैं, ठीक है, सांद्रण बोल देते हैं या दाने भी बोलते हैं, ठीक है। तो दानों में वो सारा आता है जो हम बंटे के रूप में देते हैं, ठीक है, बंटा खिलाते हैं ना, तो बंटे में जितनी भी चीजें आती है वो दाने के रूप में, कंसंट्रेट के रूप में दी जाती है, ठीक है। और जो चारा होता है, ठीक है, चाहे वो हरा चारा हो, चाहे वो सूखा चारा हो, ठीक है, चाहे वो आपकी लेग्यूम क्रॉप्स का हो, चाहे वो आपके हम कहते हैं कि ग्रेमिनी का हो, किसी का भी हो, वो चारा ही कहलाएगा। तो उसकी बात हम कर रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में रफेजेज और हिंदी में हम इसको चारा बोल सकते हैं, ठीक है, रेसे वाला चारा। तो रफेजेज क्या होते हैं, भारी और रेसे वाला चारा है जिसमें कम ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा कम है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कम है, अधिक रेसा है, ठीक है, रेसा अधिक होता है, सेलुलोज बोल सकते हैं, सेलुलोज अधिक होता है, जो पाचन और आंत के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, किसके लिए, पाचन के लिए जरूरी होते हैं और आंतों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी जरूरी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि पशु को यदि हम, क्योंकि आप सोचोगे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये देंगे तो दूध उत्पादन सही होगा, और दूध उत्पादन सही होगा तो फिर जो है हमारा प्रॉफिट होगा, तो हमें पशु को चारा नहीं खिलाकर, क्योंकि वो तो बिना काम का है, चारा नहीं खिलाकर हमें ज्यादा से ज्यादा बंटा ही खिलाना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने की वजह से पशु का जो डाइजेशन सिस्टम है वो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से पशु बीमार हो सकता है, ठीक है। तो जो अधिकतर हम देते हैं, कंसंट्रेट देते हैं, वो कम मात्रा में रखते हैं, ज्यादा मात्रा में हम चारा ही खिलाते हैं क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अब रफेजेज के प्रकार की बात करते हैं। ड्राई यानी कि सूखे हुए नॉर्मली हम यूज करते हैं, राजस्थान में तो काफी पॉपुलर है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं बाजरे से प्राप्त होता है, ज्वार से प्राप्त होते हैं, ठीक है। यदि सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में जो होता है, गेहूं होता है, इनसे प्राप्त होने वाला जो चारा है वो पशुओं को खिलाया जाता है, और ये सूखा चारा ही होता है, नमी इनमें कम होती है और शुष्क मौसम में उपयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे गर्मियों के टाइम पे कर लिया, ऑफ सीजन में कर लिया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हे हो गया, ठीक है, स्ट्रा हो गई, ड्राई ग्रासेज हो गई, जो घासें होती है वो हो गई, ये सारे इसी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है ग्रीन रफेजेस, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, तो इनमें नमी ज्यादा होगी, क्या ज्यादा होगी, नमी की मात्रा ज्यादा होगी, और साथ में ये
आसानी से पचने वाले भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आसानी से पचने वाले होते हैं, हरे रंग के होते हैं, यानी कि नमी ज्यादा होने की वजह से पशु इनको ज्यादा जो है पसंद करते हैं, अच्छे से खाते हैं। ठीक है, तो ताजे और हरे पौधे को सीधे पशु को खिलाया जाता है, इसको हम हरे चारे के रूप में जानते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा रिंजगा। ठीक है, रिंजगा खूब बोते हैं हरे चारे के रूप में। मेज फॉडर हो गया, ठीक है, नेपियर ग्रास हो गई। इसके अलावा आपने कासनी का नाम सुना होगा, कासनी खिलाते हैं, बरसिम खिलाते हैं। ये सब क्या है? हरे चारे के रूप में ही इस्तेमाल की जाती है। इनको भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हरे चारों को भी हम दो भागों में बांटते हैं कि लेग्यूम वाले हरे चारे और नॉन लेग्यूम क्रॉप वाले हरे चारे। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं। और जो सूखे चारे हैं उनको भी हम दो भागों में बांट देते हैं कि लेग्यूम वाले सूखे चारे और नॉन लेग्यूम क्रॉप वाले सूखे चारे। ठीक है, इस प्रकार से इनको भी दो दो भागों में आप डिवाइड करके लिख के आ सकते हो। लेकिन इतना लिखने की आपको कब जरूरत पड़ेगी? जब ओनली सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछता है। ठीक है, चारे में जो आपका हम कहते हैं राशन में सिर्फ क्लासिफिकेशन आता है कि राशन का क्लासिफिकेशन लिखिए, तब आपको डिटेल में ये सारी चीजें लिख के आनी है। अब बात करते हैं साइलेज की। साइलेज क्या होता है? तो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि ये एक तरह का क्या होता है? किण्वित चारा होता है। ठीक है, यानी कि इसका किण्वन करवा लेते हैं। ऑफ सीजन में इसको पशुओं को खिलाया जाता है, खट्टा होने की वजह से पशुओं को प्रिय होता है, पशु इसको आराम से खाते हैं। ठीक है, और खट्टापन आता कहाँ से है? तो आप कह सकते हो कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जो हवा होती है, ऑक्सीजन होती है, उसकी अनुपस्थिति में क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट टूटकर एसिड बना देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से खट्टापन आता है। मेज साइलेज होता है, सोरगम साइलेज होता है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन बात आप देखो कि इन्हीं को क्यों कर रहे हैं। तो मेज का जो आपका सिट्टा है ना, जो तना है, उसमें काफी मीठापन होता है। ठीक है, यानी कि उनमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। और सोरगम में भी यही कंडीशन होती है, मीठा होता है उसका सिट्टा, इसका मतलब वहां पर कार्बोहाइड्रेट है। तो दोनों जगह कार्बोहाइड्रेट है और इसी का पाचन होकर क्या बनता है? आगे साइलेज बनता है। इसी को तोड़कर जो है एसिड बनता है और एसिड की वजह से वो जो है लंबे समय तक खराब भी नहीं होता है। ठीक है, लेग्यूमिनस रफेजेज की बात करें तो यानी कि ऐसी चारे जो कि लेग्यूमिनेसी क्रॉप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वो आपके लेग्यूम वाले हो गए। इनको हम पहले भी कह चुके हैं कि दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो इनको आप आराम से पढ़ सकते हो। इसके बाद में हम कहते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो अंतर को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फाइबर जो है आपके किस में ज्यादा होता है? चारे वाली क्रॉप्स में ज्यादा होता है, कंसंट्रेट्स में फाइबर कम होता है। कंसंट्रेट्स में टीडीएन ज्यादा होता है और जो आपके चारे वाली क्रॉप है इनमें टीडीएन कम होता है। ठीक है, तो ये अंतर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आसानी से जो है पच कौन जाता है? तो आपका जो कंसंट्रेट्स होते हैं वो आसानी से पचाए जाते हैं और चारों को थोड़ा टाइम लगता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा हुआ है, ठीक है, पिछले वाले एग्जाम्स में, और आपके इस सिलेबस का पहला ही पॉइंट है। ठीक है, नेशनल इकोनॉमी में लाइव स्टॉक का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है, हेडिंग बना के लिख के आनी है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा एक एक लाइन में लिख के आ जाओ। इकोनॉमी को बढ़ाता है, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, दूध उत्पादन करते हैं, इसके अलावा ये हमें क्या देते हैं? जो हम कहते हैं रोजगार देते हैं। ठीक है, ये बातें आपको ऐसे सीधा सीधा नहीं लिख के आनी है, पॉइंट बना के अच्छे से लिख के आना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो 5वें में आएगा या 6ठे में आएगा या 7वें में आएगा, तो इनमें आप आसानी से पॉइंट बना के लिख के आ सकते हो। ठीक है, 5वें में थोड़ा कम लिख सकते हो और 6ठे 7वें में बढ़िया जो है पूरा लिख के आओगे। अब बात करते हैं पहले इंपोर्टेंस की। तो पहला इंपोर्टेंस है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो भारत की कृषि जीडीपी में, देखो यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि भारत में कृषि का जो योगदान है वो 18% है। ठीक है, ओवरऑल जो एग्रीकल्चर है ओवरऑल जीडीपी में 18% है, लेकिन उसमें से भी लाइव स्टॉक का जो योगदान है वो 25 से लेकर 30% है। ठीक है, ग्रामीण किसानों के लिए यह आय का एक अच्छा स्रोत है, क्योंकि गांवों में हर कोई जो है पशु रखता है। ठीक है, रोजगार सर्जन, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिनके पास काम नहीं होता है, वो पशु रख सकते हैं, पशु पाल सकते हैं। तो ये रोजगार का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि कई प्रकार की डेयरियां चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन के काम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो कंपनियों में भी जो है कई प्रकार के जॉब्स क्रिएट होते हैं आपके पशुओं के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें भी आप ध्यान रखोगे।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत में जो है दूध उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, हम जानते हैं विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन भारत में होता है। तो पोषण सुरक्षा में योगदान देता है और किसानों को आजीविका को सुधारता है, ठीक है। मांस और अंडा उत्पादन भी होता है। तो पशुधन मांस देते हैं, अंडे देते हैं, अन्य पशु उत्पाद भी होते हैं जो कि प्रोटीन मात्रा, खाद्य सुरक्षा, इन सबको बढ़ाने का काम करते हैं। खेत की जोत के लिए, यानी कि हम कहते हैं कि आजकल तो ट्रैक्टर चल गए हैं, लेकिन पहले मुख्य रूप से क्या होता था कि जो आपके एनिमल्स है, जो बैल है, उसका यूज करके हम क्या करते थे, टिलेज किया करते थे, हल निकाला करते थे, ठीक है। तो वो यूज भी यहाँ पर पशुओं से ही होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैल और अन्य जानवरों को खेत जोतने और परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर होती है और जो एग्रीकल्चर वाला बंदा है वो ही अधिकतर पशु भी रखता है। इसका कारण क्या है कि पशु रखेंगे तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मिलेगा, और ऑर्गेनिक मैटर को हम खेत में डालेंगे तो उससे उत्पादन बढ़ेगा। खेत से प्राप्त होने वाला जो चारा है उसको पशुओं को खिलाएंगे तो वहां से दूध उत्पादन होगा। तो ये दोनों चीजें क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। इसलिए किसान अधिकतर क्या रखता है, पशु भी रखता है और साथ में दूसरा जो आपका हम कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन भी करता है। दोनों चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। पशुधन गोबर प्रदान करता है जिससे जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। एक्सपोर्ट और ट्रेड्स, कई प्रकार के जो पदार्थ हैं वो भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, विशेष रूप से जो आपके डेयरी से जुड़ी हुई चीजें हैं, मांस से जुड़ी हुई, चमड़ा से जुड़ी हुई, ये सारी चीजें निर्यात की जाती है जिससे विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होता है। जो फॉरेन हमारा एक्सचेंज है वो बढ़ता है, ठीक है। हमारे पास डॉलर के रूप में पैसा आता है जो कि जरूरी होता है किसी भी देश के लिए, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं हम डिटेल्ड जो आपकी पोल्ट्री फीडिंग मेथड्स है उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पोल्ट्री फीडिंग मेथड्स का मतलब क्या है, तो सिंपल हम ये कहेंगे कि जो आपकी मुर्गियां हैं उनको अलग अलग प्रकार से दाने खिलाए जाते हैं, ठीक है। क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार से दाने खिलाए जाते हैं। तो उनमें किस प्रकार से जो है कौन कौन से मेथड काम में लिए जाते हैं, कैसे कैसे जो है वो खाती है मुर्गियां, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। कुक्कुट पालन में उचित वर्दी, ठीक है, उचित वर्दी, स्वास्थ्य और उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए भोजन प्रणाली महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। फीडिंग प्रणाली, जब हम बात करते हैं मुर्गियों के प्रकार, उनकी आयु और पालन प्रणाली के आधार पर भिन्न हो सकती है, ठीक है। कौन सी मुर्गियों को दाना खिला रहे हैं, ठीक है, उसके लिए अलग मेथड काम में लेते हैं। कौन सी एज में खिला रहे हैं उसके लिए अलग मेथड काम में लेते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हम जो हमारे पास जो मुर्गियां हैं वो किस टाइप की है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो हम सभी जो आपके फीडिंग मेथड है उनकी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। फ्री रेंज फीडिंग मेथड, इसका मतलब क्या हुआ, तो फ्री रेंज जो फीडिंग मेथड है इसमें आपको मुर्गियों को खुले में स्वतंत्र रूप से घूमने, ठीक है, घूमने, अनाज, कीड़े और वनस्पति जैसी प्राकृतिक भोजन के लिए चरने दिया जाता है, ठीक है। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपके जो भेड़ बकरियां होती है चारों ओर घूम के अपना पेट भर लेती है, उसी प्रकार मुर्गियों को भी हम क्या करते हैं, खेत में छोड़ दिया, ठीक है, पास में जो बाड़ा है उसमें छोड़ दिया, पशुओं के पास छोड़ दिया। ये क्या करते हैं, इधर उधर उड़ के कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, दाने खा लेते हैं, कंक्रीट खा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। तो ये आपका सिस्टम कौन सा हो गया, फ्री रेंज फीडिंग सिस्टम हो गया। कम लागत आएगी, न्यूनतम निवेश होगा, ठीक है, किसी प्रकार का कोई इनपुट लाना ही नहीं पड़ेगा, तो बचत हो गई। मुर्गियां प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती है, ठीक है भाई, अलग अलग चीजें खाती है, कई प्रकार की कीड़े खाती है, कई प्रकार के जो पैथोजेंस है उनके टच में आती है, तो उनमें इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, ठीक है, वो इम्यून हो जाती है। बेहतर गुणवत्ता के अंडे और मांस देती है, ठीक है, बाहर चर के आएगी, अच्छा चर के आएगी तो बेहतर गुणवत्ता के अंडे और मांस देगी। फिर क्या होता है, थोड़ा सा इसको ऐसा करना डिफिकल्ट होता है, तो आजकल जो है विदेशों में एक टेक्निक और लगाई जा रही है। जैसे हमारा पॉली हाउस होता है ना, पॉली हाउस होता है ना, उसी प्रकार का एक हाउस बना लेते हैं और इस हाउस में मुर्गियों को रखते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही आज यहाँ पर मान लो इस जगह की पूरी घास में जो मुर्गियां हैं वो कीड़े मकोड़े खा चुकी है, अब इस खेत में पास में और जगह रखते हैं, खाली जगह घास में ही, ठीक है, पास में क्या रखते हैं, खाली जगह रखते हैं। अब इस शेड को यहां से, क्योंकि ये
चलने वाला होता है, ठीक है, इसके टायर्स होते हैं, यानी कि ये मूवमेंट कर पाता है। तो इसको यहाँ से उठाकर किसका कर धीरे धीरे, क्योंकि मुर्गियां भी चलती रहती है और साथ में ये भी चलता रहता है, इसको धीरे धीरे मूवमेंट करवा के आगे ले जाकर यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे, जो भी दाने होंगे, उनको मुर्गियां खाएगी, ठीक है। तो ये मेथड भी आजकल जो है उपयोग में लिया जा रहा है अच्छा अंडा उत्पादन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो कभी कभी क्या होगा, जो शिकारी है वो पकड़ लेते हैं, सीमित प्रणाली की तुलना में कम उत्पादकता है और अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। भाई यदि आप खुला छोड़ना चाहोगे तो फिर आपको जगह भी उतनी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। दूसरा आ जाता है सेमी इंटेंसिव फीडिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम मुख्य रूप से क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, जो आपका फ्री रेंज है और सीमित फीडिंग है उनके मध्य, ठीक है। एक तो ऐसी है बिल्कुल जगह ही नहीं है, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, जो है सारा सिस्टम वहीं पे प्रोवाइड करवा रहे हो। जैसे आपने शेड देखे होंगे बहुत सारे मुर्गियों के, तो वो शेड वाला सिस्टम है। अब ये फ्री रेंज और शेड के बीच वाला सिस्टम मिश्रण है, जहाँ मुर्गियों को खुले स्थान और अतिरिक्त चारा दोनों तक पहुंच मिलती है, ठीक है। थोड़ा खुला स्थान भी रखते हैं, थोड़ा चारा भी देते हैं, वो मतलब पोषक तत्व भी देते हैं। चराई और चारे दोनों की संतुलित पोषण होता है, मध्यम उत्पादकता, कम चारा लगता है और गहन प्रणाली की तुलना में कम रोग का खतरा रहता है। डिजीज की वो डिसएडवांटेज की बात करें तो अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ भी नॉर्मली क्या होगी, भूमि की आवश्यकता होगी। मुर्गियों का वजन समान रूप से नहीं बढ़ सकता, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है इंटेंसिव, ठीक है, गहन फीडिंग। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ हम पशुओं को एक जगह ही रखेंगे, ठीक है। मुर्गियों को सीमित स्थान पिंजरे या शेड में रखा जाता है और वैज्ञानिक रूप से संतुलित चारा दिया जाता है ताकि उत्पादकता अधिक ली जा सके। इनको इधर उधर भगाएंगे नहीं, ठीक है, एक जगह रखेंगे, वहीं पे चारा देंगे, वहीं पे पानी देंगे, वहीं पे उनको आराम करना है, वहीं पे रहना है, सारा काम वहीं पे होने वाला है, ठीक है। लाभ क्या है, तो लाभ एक तो उत्पादकता बढ़ जाएगी, उच्च उत्पादकता और तेजी से वृद्धि होगी, बीमारियां आसान निगरानी और नियंत्रण हो पाएगा और जो अंतरिक्ष है का कुशल उपयोग होगा, जो इफिशियंसी है, स्पेस यूटिलाइजेशन सही ढंग से हो पाएगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो आपको निवेश करना पड़ेगा, शेड बनाना है, कई प्रकार के यंत्र लेकर आने हैं, चारे के लिए लाना है, पानी के लिए लाने हैं बर्तन, ठीक है, देखभाल करनी है, वो सारे करना पड़ेगा। सीमित स्थान के कारण मुर्गियों में तनाव रहता है और रोग फैलने का खतरा भी अधिक रहता है, ठीक है। एक मुर्गी में रोग हो गया और वो रोग मान लो फैलने वाला हुआ तो पूरे बाड़े में ही फैल जाता है। मैस फीडिंग की बात करें तो इसमें बारीक पिसा हुआ मिश्रित चारा जो सूखे रूप में मुर्गियों को दिया जाता है। लेयर्स और ब्रॉयलर्स दोनों ही जो आपकी मुर्गियां होती है सामान्य रूप से इनको दिया जाता है, ठीक है। हम बात करें सस्ता और तैयार करने में आसान होता है, ठीक है, आसानी से तैयार कर पाते हैं, तोड़ देते हैं उसको। मुर्गियों में समान वृद्धि को बढ़ाता है और पोषक तत्वों को जोड़ने की अनुमति देता है, कई प्रकार के पोषक तत्व इससे मिलते हैं। जो आपके प्रोन टू वेस्टेज, यानी कि एक तो वेस्ट को कम करेगा, जैसे दाने रखते हैं तो दानों में क्या होता है, नॉर्मली जो दाने होते हैं वो वेस्टेज, बड़े दाने हो गए तो मुर्गी उनको नहीं खाती है, ठीक है, तो वेस्ट ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वेस्ट कम होगा, टूटे हुए रहेंगे। बर्ड में सेलेक्टेड फीड इनइक्वली, यानी कि समान रूप से क्या कर पाती है, आसानी से जो है मुर्गियां चुन पाती है चारे को किसको खाना है। धूल भरा हो सकता है, ठीक है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं है वो हो सकती है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, ये मान के चलो। पैलेट फीडिंग, इसमें क्या होगा, चारे को छोटे बेलनाकार पैलेट के संपीड़न किया जाता है जो कि संभालना आसान और बर्बादी कम होती है, ठीक है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि ये जो आपके हाउस है, ठीक है, पोल्ट्री हाउस होता है, इनमें ऐसा एक लटका हुआ सा यंत्र होता है पीले कलर का, लाल कलर का, ठीक है। इसमें क्या कर देते हैं, चारा भर देते हैं, यानी कि दाना भर देंगे और इसके चारों ओर एक क्या रखते हैं, जो आपकी जगह है वो रखते हैं। इसमें ये दाना जो है निकल निकल के आता रहता है, जैसे ही मुर्गी इसको खाएगी नया दाना टपक जाएगा ऊपर से, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम रखते हैं, ये आपका पैलेट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, तो वेस्ट कम होगा और साथ में जो समान पोषक तत्वों का सेवन है वो सुनिश्चित हो पाएगा, तेजी से वृद्धि और बेहतर चारा दक्षता होगी। डिसएडवांटेज, ये महंगा पड़ेगा, विशेष उपकरणों का उपयोग करना पड़ेगा और जो आपका प्रोसेसिंग के दौरान अत्यधिक गर्मी पोषक तत्वों के मूल्य को कम कर सकती है, ठीक है। भाई प्रोसेसिंग करते हैं ना, जब हम इस दाने को तैयार करते हैं तो उस टाइम पे अधिक हीट की वजह से कुछ पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं, ये भी एक इसकी ड्रॉबैक है, कमी है, ठीक है। तो ये चीजें आपके होती है किसमें, एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है। नॉर्मल बातें थी सारी हमने डिस्कस की है, बिल्कुल इजी पेपर है, कुछ ही दिक्कत
जो है टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान से पढ़ना और सारी चीजें अच्छे से करके आना, क्योंकि 4 क्रेडिट का आपका कोर्स रहने वाला है। ठीक है, यानी कि बड़ा कोर्स है, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जीपी को अच्छे से बढ़ाएंगे। इसके अलावा पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगी, ब्राइट एग्रो क्लासेज पे मिल जाएगी। ठीक है, ब्राइट एग्रो का जो ऐप है वहां पर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा ये हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों को याद करके इस वीडियो को शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए छोड़ के जाओगे। ठीक है, क्योंकि हम आपके कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं और उन पे विचार करके उनसे फीडबैक लेते हैं। ठीक है, जब आप कुछ कहते हो तो हम उसका एनालिसिस करते हैं, हम ये सोचते हैं कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, हमारे में कमी होती है तो सुधार करते हैं, और कोई जो है कमी होती है तो उसमें भी सुधार होता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।